हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल। सो दोस्तों, ऑलरेडी आपने देखा है कि जीमैट फाउंडेशन बैच में अरिथमेटिक के बाद हमने अब अलजेब्रा भी स्टार्ट कर दिया है। उसमें फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था इक्वेशन पार्ट 1 गाइस, जिसमें हमने बहुत ही आराम से कंसेप्ट पे फोकस किया था कि कैसे लीनियर इक्वेशन वैसे होता क्या है, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स तक की हमने बात की थी गाइस। और मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे इक्वेशन पार्ट 2। तो यस गाइज, इक्वेशन पार्ट 2 की अब शुरुआत होने जा रही है और इसमें हम क्या क्या करवाने वाले हैं उसकी बात लास्ट लेक्चर में तो यानी इक्वेशन पार्ट 1 में मैंने की थी गाइज। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले वो देख लो और बाद में फिर इसमें जुड़ जाओ। तो एनीवेज गाइज, एक क्विक रिकैप देख लेते कि हमने क्या क्या किया था पार्ट 1 में। सो पार्ट 1 में हमने देखा था, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है गाइस। इक्वेशन यानी क्या होता है आपको मालूम है, जब भी आपको इस तरह से कुछ भी फॉर्म में दे दिया जाए, इक्वालिटी के फॉर्म में समथिंग, तो ये इक्वेशन है। अब उसमें लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, जहां वेरिएबल, ये एक्स वाई ये क्या है वेरिएबल, तो जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जब 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक एंड सो ऑन। तो लीनियर की अगर हम बात करें तो लीनियर को ऑफकोर्स हम कब बोलेंगे, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। नाउ गाइस, फिर उसके बाद हमने देखा था इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन को 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किया था। जैसे 1 वेरिएबल का तो डायरेक्ट हो जाता है ना, कि भाई सिंगल वेरिएबल है तो जो वेरिएबल हमें निकालना है धीरे धीरे उसको अकेला करो। तो 3x से 5 उधर गया माइनस हो गया, x जो इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो x मिल गया। 2 वेरिएबल सॉल्व करने के हमने 2 मेथड देखी थी, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्सटीट्यूशन मेथड। फिर 3 वेरिएबल में वही सारी बातें हैं। और मैक्सिमम चीजें जो हमने लास्ट लेक्चर में यानी इक्वेशन 1 में देखी थी वो थी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन गाइस, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। और इस वाले लेक्चर में जो हम देखने वाले, जो इसकी बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे की थी, वो क्या है, सबसे पहले तो जो 3 वेरिएबल, यस 3 वेरिएबल की ओवरऑल सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन भी बताए थे जो एग्जाम में सेट होते हैं, है ना। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत लेंदी है, तो क्वेश्चन ही इतना स्मार्टली डिजाइन करेगा कि जो ट्रेडिशनल से जाएगा वो फंसेगा, जो सही दिमाग लगाएगा, सही थॉट प्रोसेस लगाएगा, वो बराबर वही के वही जुगाड़ करके आंसर निकालेगा गाइज, और बेहतरीन कम टाइम में रियल करेक्ट सॉल्यूशन वो निकाल देगा। तो वो किस टाइप के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसकी हम आज बात करेंगे गाइज, है ना। सो वो हमें आज देखना है। सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमें ओवरऑल कंसेप्ट समझना था फर्स्ट पार्ट में, और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को जानना था। ये वाले पार्ट का मेन इंटेंशन, मेन मोटो, मेन पर्पस क्या है, 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को समझना, उनके वो चालाकी वाले क्वेश्चंस को समझना और उसमें कैसे आउट ऑफ द बॉक्स वाली थॉट प्रोसेस लगानी वो देखना। फिर गाइज न्यू, जब लीनियर इक्वेशन की बात करो तो जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं ना, सॉल्यूशन मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू। अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू, 2 वेरिएबल है मान लो एक्स और वाई, तो उनकी वैल्यूज, उसको बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उनको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और वो सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप्स है, यूनिक सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, कब हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन, ये कब होगा, ये क्या क्या कंडीशन है। तो यस, कंडीशन फॉर यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यूज, और वो हम कब बोलेंगे, यूनिक है भाई। यूनिक मतलब आप 10 बार भी सॉल्व करो यही वैल्यू मिलेगी, उसको हम यूनिक बोलते हैं। इनफाइनाइट मतलब काउंट भी नहीं कर सकते उतनी वैल्यूज आएगी इस वेरिएबल की। ये ऐसा इक्वेशन बना है कि इसमें वेरिएबल की इतनी सारी वैल्यूज आएगी कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नो सॉल्यूशन की भाई इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये क्या कब होगा, ये किस टाइप के कंडीशंस में होगा, वो हम देखेंगे गाइस। और फिर डेटा सफिशिएंसी, यस पार्ट 1 में हमने डेटा सफिशिएंसी नहीं देखी थी क्योंकि हमें अभी देखना है। सो यस, बिना किसी देरी के गाइस शुरुआत करेंगे, जो कि आज के लेक्चर का सबसे पहला पर्पज है, यानी 3 वेरिएबल वाले वो इक्वेशंस। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था 3 वेरिएबल थे, 3 इक्वेशन थे, हमने सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के जुगलबंदी से सॉल्व किया था। लेकिन गाइस इस क्वेश्चन में देखो, ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा 2 इक्वेशन, इक्वेशन तो 2 दिख रहे हैं भाई, लेकिन वेरिएबल 1 2 3, ओ माय गॉड, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, बहुत नाइंसाफी है ये, है ना यार। ये तो पहली बार हुआ है, स्कूल से भी आपको याद होगा, जब भी आपने सीखा होगा यही सीखा होगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में भी देखा। आप में से किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा गाइस, प्लीज़ देख लो, लगे तो अपने हिसाब से, अगर आपको स्लो लग रहा है ज़्यादा स्पीड में देखो, है ना, स्पीड तो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ज़्यादा स्पीड में देख लो। अगर आपको फास्ट लग रहा है कम स्पीड में कर लो, है ना, अपने हिसाब से देख लो, लेकिन देख लो, फिर ये करने में और मजा आएगा, ठीक है। तो गाइज जब 3 इक्वेशन हमने सॉल्व भी किया था, 3 वेरिएबल आराम से सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 3 वेरिएबल तो है एक्स वाई जेड, लेकिन इक्वेशंस 2 है, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट तो सोचेंगे कि सर ये तो निकाल ही नहीं सकते, कांट बी डिटरमाइन, सर निकालेगा ही नहीं, क्योंकि 2 इक्वेशंस 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा,
स्कूल से हम सीख रहे 3 इक्वेशंस के लिए 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, कैसे होगा? होगा गाइस, है ना। आप देख लो, वैसे तो ऑप्शन देख लो, जिसको लग रहा होगा कांट बी डिटरमाइन, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, मतलब सॉल्व तो पक्का हो रहा है। चलो चेक कर लो। अब यहीं पर आपको जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग काम आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये दे दिया गाइस, सेकंड इक्वेशन आपको ये दे दिया है 21z इज इक्वल टू 126, और क्वेश्चन ने आपको सिर्फ y की वैल्यू पूछी, सिर्फ y की। गाइज अगर मुझे y निकालना है, आपका एक दिमाग, एक बेसिक माइंडसेट क्या बोलता है, अगर y निकालना है तो x और z को उड़ाना है। क्वेश्चन ने सिर्फ y बोला है, मतलब उसको सिर्फ y से मतलब है, x और z से कोई मतलब नहीं, x और z को उड़ाना है। तो क्यों ना मैं x और z के कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सोचूं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ 3 है, कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ 9 कर दूं, माइनस कर दूंगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर। अगेन z का कोएफिशिएंट है 21 है, यहाँ 7 है, कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ 21 कर दूं, माइनस कर दूं, कैंसिल हो जाएगा। एंड गाइज अगर आप ठीक से देखो, यहाँ x और z के कोएफिशिएंट है 9, 21, यहाँ है 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अगर मुझे ये माइनस करना है कोएफिशिएंट सेम करके, तो इस पूरे इक्वेशन को गाइज, आपको मालूम है हम पूरे इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगेन फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसा देखा भी और किया भी है। तो गाइज इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचना 3 से, तो ये 3 इंटू 3 9 भी हो जाएगा, बराबर, एंड 3 इंटू 7 21 भी हो जाएगा। एक तीर में 2 शिकार। गाइज देख लो, 3 इंटू 3 9x। अगेन पूरे इक्वेशन को करना है तो y के कोएफिशिएंट को भी करना होगा, 5 इंटू 3 15y, 7 इंटू 3 21z इज इक्वल टू अगेन 49 को भी करना होगा, 100% करना होगा। तो गाइज ये कितना हो गया? ये हो गया 147, बराबर 147। नाउ गाइज अगेन RHS में आपने कर लिया है, और अगर आप ठीक से अब देखो, ये रहा आपका नया इक्वेशन। गाइज क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? डिक्टो सेम है। अगेन मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूंगा, यही इक्वेशन मिलेगा, यानी ये दोनों अलग नहीं है, बस हमने इसको हमारे फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन इसको हमने मॉडिफाई किया है। तो गाइज ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन, और क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ y बोल रहा है तो मुझे x और z को यहाँ से हटाना है, कबाब में हड्डी है वो हटाना है, और अब ये बिंदास हटेगा। कैसे? इक्वेशन 1 माइनस 2, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों में मैं माइनस कर देता हूँ। अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी, देखा भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसने नहीं देखा प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख लो। जिसको ये टॉपिक आता है कोई टेंशन नहीं, बाद में भी देखा तो चलेगा, बाद में ये कर लो फिर देख लो, कोई टेंशन नहीं। जिनको लीनियर इक्वेशन का नॉलेज है, लेकिन जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ABCD से देखना है, तो वो वाला लेक्चर देख लेना, बहुत बेसिक से बताया है। तो गाइज अगेन मैंने कहा था 2 माइनस 1 करो या 1 माइनस 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने 1 माइनस 2 कर देना है। तो गाइज 9x माइनस 9x कटा, 15y माइनस 8y, 7y, देखो सिर्फ y की टर्म बची, 21z माइनस 21z कटा। नाउ 147 माइनस 126 कितना हुआ? 21। सो y कितना मिला गाइज? 3। चक दे फट्टे, C इज द आंसर गाइज, C इज द आंसर। चमका। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन देख के लगता है स्टूडेंट्स को नहीं होगा, हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग गाइस। बस देखना है, वो क्वेश्चन डिजाइन ही वैसे करेगा, ये कोइंसिडेंस नहीं हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, डिजाइन ही ऐसे होंगे कि आप कम टाइम में कर सको, बस आपको वहां तक सोचना है, और ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो गाइस सिंपल y निकालना था, x के कोएफिशिएंट देखे आराम से सेम होने जैसे, z के कोएफिशिएंट भी सेम होने जैसे, बस एक ही बात है, एक ही ऑपरेशन है, अगर वो कर दो तो x और z के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। और वो ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लाई बाय 3 किया, है ना, मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, तो बिल्कुल x और z कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1, मैंने 1 माइनस 2 किया, x और z की टर्म कटी, 15 माइनस 8 7y, 147 माइनस 126 21, तो y मिल गया 3। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन गाइस देख लो। The hard drive, monitor and the printer of a certain desktop computer system cost a total of $2500. So guys देखो, एक हार्ड ड्राइव, एक मॉनिटर और एक प्रिंटर का आपको उसने टोटल कॉस्ट बताया है 2400। गाइज मैं मान लेता हूँ एक हार्ड ड्राइव है x रुपीज़ का, एक मॉनिटर है y रुपीज़ का। मैं जनरली मतलब इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, 3 वेरिएबल फॉर्म में कर रहा हूँ, एंड एक प्रिंटर है z का। गाइज अगर आपको ABC लेना है ABC भी ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज मुझे बताओ, फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों मिलाकर कितना? 2500। देखो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने 2 वेरिएबल का देखा था लास्ट लेक्चर में, इस बार हम 3 वेरिएबल्स का देख रहे हैं। सो गाइज एक मॉनिटर, एक प्रिंटर और एक हार्ड ड्राइव। मैंने एक हार्ड ड्राइव की प्राइस मान ली x, एक मॉनिटर की y और एक प्रिंटर की z, तीनों मिलाकर 2500। कम ऑन गाइस। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर मतलब कौन दिख रहा है आपको? प्रिंटर यानी z,
चलो नेक्स्ट इक्वेशन बन रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर यानी कि जेड एंड मॉनिटर, वेट वेट वेट, प्रिंटर एंड मॉनिटर, तो मॉनिटर कितना है ये देखो, ये रहा मॉनिटर y और ये रहा प्रिंटर z यानी y प्लस जेड। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर एंड मॉनिटर यानी y प्लस जेड टुगेदर, दोनों मिलाकर, इसलिए मैंने ऐड किया टुगेदर, मैंने ऐड क्यों किया क्योंकि टुगेदर बोला है, दोनों मिलाकर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ हार्ड ड्राइव, 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ हार्ड ड्राइव यानी 2/3 ऑफ x, 2/3 of x. Come on guys, now if the cost of printer is 1000 more than the cost of monitor, guys cost of printer is, printer यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, क्लियर बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर मतलब कौन, z। तीसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट रिलेशन था तीनों मिलाकर 2500, ये सेकंड रिलेशन कि मॉनिटर और प्रिंटर मिलाकर 2/3 ऑफ हार्ड ड्राइव, और नाउ थर्ड रिलेशन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर यानी z इज 100 मोर देन, ये क्या है 100 मोर देन द कॉस्ट ऑफ मॉनिटर। सो कॉस्ट ऑफ मॉनिटर है y, उससे 100 मोर बोला यानी 100 ज्यादा। तो गाइस कॉस्ट ऑफ प्रिंटर यानी कि z की, जो हमने z माना है कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, वो कितना बोला है मॉनिटर के कॉस्ट से यानी y से 100 ज्यादा है ना, 100 मोर। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, बस आपको क्वेश्चन ने z निकालने बोला है। तो क्यों ना मैं पूरे क्वेश्चन को z के फॉर्म में कर दूं गाइस, क्यों ना मैं पूरे क्वेश्चन को z के फॉर्म में कर दूं। मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पर, देख लो सिंपल सी बात है, 100 इधर गया, मुझे क्या निकालने बोला है कॉस्ट ऑफ प्रिंटर यानी कि z, तो मैं पूरे क्वेश्चन को z के फॉर्म में कर रहा हूँ। मतलब देख लो यहाँ पे सबसे पहले y इन टर्म्स ऑफ z करूंगा मैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे पूरे पूरे 3 इक्वेशन नहीं दिए, बराबर ऐसे रिलेशन दिए 2 2 3 3 में, आप आराम से एक की वैल्यू दूसरे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z, 100 वहाँ प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू मुझे z के फॉर्म में मिली। अब वो मैं क्या करूँगा, यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा, यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा। तो गाइस देख लो, अब देखो ये हो गया y इज इक्वल टू z माइनस 100, तो चलो यहाँ पे अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, y कितना है z माइनस 100 प्लस z इज इक्वल टू 2/3x। सबसे पहले z प्लस z 2z है ना, ये z प्लस ये z 2z माइनस 100 इज इक्वल टू 2/3x। गाइज अब आपको x को भी हटाना है, सबसे पहले तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, समझा। या फिर एक काम कर लो, पहले यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 3 अगर डिवाइड कर रहा है तो ये LHS में आके पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। सो 3 × 2 6z माइनस 3 × 100 300 इज इक्वल टू 2x। अब खत्म, अब ये 2 इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा है RHS में मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड कर लेगा। सो 3z माइनस 150 इज इक्वल टू x। गाइस खत्म, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z आपको मिल गई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z मिल गई, और ये रहा आपका मेन इक्वेशन। यहाँ वैल्यूज रख दो गाइस, यहाँ वैल्यूज रख दो। x की वैल्यू कितनी है 3, z माइनस 150, y की वैल्यू कितनी है z माइनस 100, और z तो है ही आपके पास, इज इक्वल टू 2500। पूरा इक्वेशन z के फॉर्म में बन चुका है। नाउ 3z प्लस z प्लस z 5z बराबर माइनस 150 माइनस 100 कितना हुआ माइनस 250, माइनस 250 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 250 उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना मिला 2750। तो z कितना हुआ गाइस 5 उधर जाके डिवाइड किया, 550 इज द आंसर। एवरीवन क्या चमका, 550 इज द राइट आंसर गाइस। अब यहाँ पर स्मार्टली मतलब करना यानी इस तरह से करना ही था सब्स्टिट्यूशन से, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन फर्स्ट पार्ट में बताया, वो तो बुनियाद है, फाउंडेशन इस टॉपिक का। लेकिन जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे पहला हमने देखा, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी यूज करो। सो हो गया गाइस, सिंपल है, 3 चीजें थी, तीनों का प्राइस मान लिया XYZ रिस्पेक्टिवली, तीनों का मिलाकर 2500, फिर ये दोनों का मॉनिटर और प्रिंटर मिलाकर हार्ड ड्राइव का 2/3 टाइम्स। क्लियर क्वेश्चन है बोला है। नाउ ये जो प्रिंटर है वो कितना बोला है 100 मोर देन मॉनिटर यानी y से 100 ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, प्रिंटर का प्राइस पूछा है z, तो मैंने सारी इक्वेशन को z के फॉर्म में, ये y एज इट इज 100 इधर आके माइनस, नाउ ये z माइनस 100 y की जगह यहाँ रखा, सॉल्व किया, मुझे x की वैल्यू मिली। देख लो बराबर से कैसे सॉल्व किया, z प्लस z 2z, नाउ 3 इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ने डिवाइड किया। नाउ x और y की वैल्यू जो z के फॉर्म में, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z तो है ही, तो जो z के फॉर्म में मिली रखी, फाइनली z हमें मिल गया। फिनिश गाइस, कम ऑन कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल 5 पेन्स एंड 3 इरेजर्स। देखो फिर से 3 चीजें हैं, तो अगेन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कॉस्ट पर पेंसिल, है ना, कॉस्ट पर पेंसिल इज रुपीज, ए मान लेता हूँ, है ना, नहीं तो हर बार आपको बस XYZ ही नहीं आदत हो। सो ए मान लेता हूँ, रुपीज ए पर यूनिट, एक पेंसिल की। नाउ नेक्स्ट क्या है, पेन, कॉस्ट पर पेन मान लेता हूँ रुपीज B पर यूनिट,
और थर्ड क्या है, इरेजर। कॉस्ट पर इरेजर मान लेता हूँ गाइस, कॉस्ट पर इरेजर मान लेता हूँ सी, रुपीज सी पर यूनिट। चमका, मतलब लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने XYZ माना था, वो इस बार मैंने क्या माना है, एक पेंसिल की कॉस्ट रुपीज है, एक पेन की कॉस्ट रुपीज वाई, और एक इरेजर की कॉस्ट रुपीज सी, सॉरी XYZ की जगह ABC। एक पेंसिल की रुपीज ए, एक पेन की रुपीज बी, और एक इरेजर की रुपीज सी। नाउ गाइज अब देख लो, इक्वेशन शानदार बन जाएगा। 8 पेंसिल, अब हमें पता है एक पेंसिल की प्राइस है ए रुपीज, तो 8 की कितनी, 8A, एंड मतलब और कॉमा यानी प्लस 5 पेन, एक पेन है बी का तो 5 हो जाएगा 5B, एंड 3 इरेजर, एक इरेजर है सी का तो 3 मिला के 3C इज इक्वल टू 111। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल, खत्म, लिखो फटाफट, 9A, 6 पेन यानी 6B, एंड 5 इरेजर यानी 5C इज 130। और एक इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल, 11 पेन एंड 3 इरेजर बराबर पेन के जब प्राइस आएगी बी लिखो, जब भी पेंसिल की प्राइस बोली जाएगी ए लिखो, जब भी इरेजर की सी लिखो। ठीक है, सो पेंसिल को बराबर जो भी क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय ए, ये मिलेगा टोटल पेंसिल का कॉस्ट। पेन की जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बी, एंड इरेजर के लिए सी। चलो गाइस, तो ये देखो इस बार तो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन भी दे दिए, बहुत बढ़िया सर। लेकिन अब इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो आपने लास्ट लेक्चर में बताया, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उनकी जुगलबंदी, या कुछ स्मार्ट वर्क, यार वो तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 39 पेंसिल, 26 पेन एंड 13 इरेजर। गाइस क्वेश्चन ने आपको ये तीनों, ऐसा नहीं बोला है कि एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है जिसको आपने ए माना है, ए निकालने नहीं बोला, एक पेन का कॉस्ट यानी बी निकालने, या एक इरेजर का कॉस्ट यानी सी निकालने नहीं बोला। क्वेश्चन ने आपको ये तीनों का कंबाइन कॉस्ट पूछा है, 39 पेंसिल, 26 पेन एंड 13 इरेजर। गाइस मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ऐड कैसे होगा, ए एक साइड में, मैंने कहा ना एक चॉइस तो आपके पास क्या है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन की जुगलबंदी से सॉल्व करो, पहले 3-3, और कैसे करना है गाइज, अगेन जो नया है कैसे करना है, इक्वेशन पार्ट 1 देखो, वहां पे मैंने 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को भी ट्रेडिशनल अप्रोच से करके दिखाया है। लेकिन जब मैंने कहा है, तभी भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आप उनको भी मालूम है कि टाइम उतना नहीं होता है स्टूडेंट के पास, ऐसे ही डिजाइन होगा जहां आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर आप आंसर ले सकते हो, सिर्फ सोचो। तो अगर यहाँ पर भी आप उसी तरह से जाओगे ट्रेडिशनल से, लंबा चौड़ा आंसर आएगा, टाइम जाएगा, है ना, लंबा चौड़ा आंसर तो करेक्ट आएगा लेकिन लंबा चौड़ा टाइम जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको गाइज सोचना है कि यार ये डायरेक्ट मैं ला सकता हूँ क्या, सोचो मन ही मन, कुछ तो जुगाड़ करो, कुछ तो ट्रायल एरर करो, है ना। अगर मैं सारे ए को, सारे बी को, सारे सी को ऐड कर दूँ, यानी देखो तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ मैं, सो 8 है 9 है, कितना हुआ 17 है 16 है, कितना हुआ 33 टाइम्स ऑफ ए, 9, 8 और 16, 33 है। नाउ 5B, 6B, 11B, 11 प्लस 11 22B। नाउ 3C, 5C, 8C प्लस 3C 11C। अगेन गाइज LHS को क्या, RHS को भी 111, 130 और 221, सो 1 ये हुआ 2। नाउ 2 and 3 5 और 1 6 एंड 2 1 1 5, सॉरी 4। तो गाइज ये कितना हो गया 462 बराबर, ये हो गया 462, 111, 130 एंड 221। कोई डाउट किसी को गाइज, बराबर। सो गाइज अब देखो फिर से, अगर आप ये कोएफिशिएंट, अब तो यार आपकी इतनी दिमाग की बत्ती जल जाएगी अगर ठीक से ऑब्जर्व करो तो, कि अगर ये कोएफिशिएंट ठीक से देखो 33, 22, 11 सारे 11 के मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दूं। अगर इस पूरे इक्वेशन को 11 से, और गाइज जैसे मैंने कहा हम किसी भी इक्वेशन को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह सेम कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो 11 से कर दूं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 11/11 1 टाइम ऑफ सी, या फिर सिर्फ सी भी लिखा तो चलेगा। अगेन गाइज RHS में भी डिवाइड होगा, 11 4 जार 11 2 जार 42। गाइज हमें ये मिल गया है, बट क्या यही पूछा है, नहीं, उसने हमें 39 पेंसिल, अगेन गाइज एक पेंसिल ए की तो 39 कितने की 39 है, एक पेन बी का तो उसने पूछा है 26 पेन्स मतलब 26B, एंड 13 इरेजर, एक इरेजर है सी का यानी 13C, उसने हमें ये चीज़ पूछी गाइज। अगर मैं उसको सिंबॉलिकली लिखूं तो हमें ये चीज़ पूछी उसने, 39A प्लस 26B प्लस 13C की कंबाइन वैल्यू कितनी, मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 3A 2B और 1C की आई है गाइज। लेकिन अगेन सोचो ये सब क्या है, ये 13 के मल्टीपल है, 13 का फर्स्ट मल्टीपल सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस क्या कमी है इस पूरे इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करने की। समझा क्या किया, ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व नहीं करते बैठा, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ना, तीनों को ऐड किया, पहले कोएफिशिएंट को समझा,
ट्रायल एरर मन में, है ना, उतना नंबर से आप फैमिलियर हो जाओगे प्रैक्टिस के बाद। तीनों को ऐड किया, ये मिला। फिर कहीं तो ये 11 का मल्टीपल दिख रहा था, 11 से डिवाइड किया, ये मिला। फिर जो मुझे निकालना है उसको थोड़ा सा मैंने सिंबॉलिकली समझा और फिर देखा यार ये तो 13 का 1 2 3 टाइम्स है और यहाँ ऑलरेडी 1 2 3 कोएफिशिएंट आ गए, बस 13 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो गया 39A 26B एंड 13C इज इक्वल टू नाउ 13 इंटू 42, 13 2 जार 26, 13 4 जार 52 प्लस 2 कैरियर जो था 546 गाइस। दिस इज योर फाइनल आंसर 546, ऑप्शन बी। पूरे इक्वेशन को 13 से सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तो देखो LHS में तो वही बना जो आपको निकालना था, और RHS में क्या होगा 13 इंटू 42, फिनिश 546, ऑप्शन बी। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कॉस्ट ऑफ 4 पेन, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे पेन, नोटबुक और फाइल है ना, पेंसिल, पेन और इरेजर की जगह। तो यार अगेन एक पेन की कॉस्ट मैं मान लेता हूँ ₹A पर यूनिट, है ना, ₹A बोलो या $A बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देन दूसरा है नोटबुक, एक नोटबुक की प्राइस मान लेता हूँ ₹B पर यूनिट। और तीसरा है फाइल, तो एक फाइल की प्राइस मान लेता हूँ ₹C पर यूनिट। तो बस इस बार ये फैक्टर बदल गए, पेंसिल, पेन और इरेजर की जगह पेन, नोटबुक एंड फाइल्स। नाउ गाइज इज ₹305, कितना 4 पेन्स यानी 4A, 6 नोटबुक एंड 9 फाइल्स, 9C इज 305। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, 3 पेन्स, कम ऑन 3A, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, 4 नोटबुक एंड फाइल के लिए बराबर क्या होना चाहिए C, 2C इज इक्वल टू 145। और इस बार गाइस पिछली बार तो भी उसने कम से कम इंसानियत दिखाई थी, 3 इक्वेशन देकर 3 वेरिएबल दिया था, तो कहीं ना कहीं देखने में लग रहा था कि सॉल्व करने जैसा है। लेकिन अगेन इस बार देखो उसने सिर्फ 2 इक्वेशन दिया, ये मिलाकर फर्स्ट इक्वेशन, ये मिलाकर सेकंड इक्वेशन, और उसने आपको डायरेक्ट पूछ लिया फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन 8 नोटबुक एंड 16 फाइल। 5 पेन 8 नोटबुक 16 फाइल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बट अब आपके लिए कांट बी डिटरमाइन नहीं है, क्योंकि आपने सीखा है जरूरी नहीं है कि 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन कभी कभार डिजाइन ही वैसा होता है कि बस थोड़ा सा जुगाड़ लगा दो सॉल्व हो जाएगा। जो उसने पूछा है वो पूछा ही वैसा होगा कि थोड़े जुगाड़ से सॉल्व हो जाएगा। सो यस गाइज, ये आपने थोड़ी देर पहले देखा भी है। तो कम ऑन, उसने हमें क्या पूछा है पहले तो वो देख लो। 5 पेन मतलब उसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे 5 है, 8 नोटबुक यानी 8B एंड 16 फाइल यानी 16C, ये उसने हमें पूछा है, कम ऑन गाइज नाउ। और ये हमें दिया है, अब इनका क्या करे तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिले। इनका हमने क्या करना चाहिए गाइज जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिले। देखो अगर आप ठीक से सोचो गाइज, अगेन मैंने कहा ना, ये एक रात में या मेडिटेशन में बैठ के नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा, नंबर से खेलने का जो एक हुनर है। तो गाइज अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 8 है 12B, पूरे इक्वेशन को कर रहा हूँ 18C एंड 305 इंटू 2 कितना हुआ 610। अगेन सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो जो ये इक्वेशन है वही ये इक्वेशन है ना, चेंज रत्ती भर भी नहीं होता। और गाइज अब अगर मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दूं, यानी कि ये जो इक्वेशन बना है हमारा, है ना, इसी से ये जो मॉडिफाइड इक्वेशन बना है उसमें से ये जो सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन ने दिया है, फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये बना, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, मॉडिफाइड वर्जन है लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ही है। उसको अगर मैं उसमें से अगर मैं सेकंड इक्वेशन माइनस करूं तो दूध का दूध पानी का पानी। देखो 8A माइनस 3A 5A ढैंटेड एंड, देखो 5A चाहिए था आपको, 12B माइनस 4B 8B ढैंटेड एंड, देखो 8B आया एंड 18C माइनस 2C कितना हुआ रे 16C, 18 माइनस 2 16C, देखो हमें वही चाहिए था, फिनिश। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमें, देखो इस इक्वेशन को भूल जाओ, ये इक्वेशन देखो हमने जो मॉडिफाई किया है उसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ का RHS है 610 माइनस करना है 145। गाइस 610 माइनस 145 अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 465। अरे चमका क्या, ऑप्शन ए क्या मिलता है 465 इज द आंसर गाइस, खत्म। ये RHS माइनस ये RHS, फिनिश, डन। कोई डाउट किसी को, खत्म। तो ये है गाइस इक्वेशन को अगर आप सही से समझो क्या होता है सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, उसमें वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, 3 वेरिएबल उसमें वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी इस तरह की ट्विस्ट कि 2 ही इक्वेशन दिए 3 वेरिएबल पूछ लिए, या 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल भी है लेकिन पूछा कुछ ऐसा है कि आप थोड़ा सा स्मार्टली उसको सॉल्व कर सकते हो, वो आपने सब देखा गाइज। अब लीनियर इक्वेशन का लास्ट कंसेप्ट जो मैंने कहा था आपसे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पहले ही कहा कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के जो वेरिएबल की वैल्यूज है,
अगर एक सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है एक्स के फॉर्म में, तो एक्स की वैल्यू यानी सॉल्यूशन। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यूज यानी सॉल्यूशन। तीन वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज यानी सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन इन शॉर्ट क्या, जो वेरिएबल होते हैं ना उस इक्वेशन में, उनकी वैल्यूज। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन है उसके तीन नेचर है, एक तो है यूनिक सॉल्यूशन, एक है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक है नो सॉल्यूशन। तो गाइज ये कब कौन सा सॉल्यूशन होता है वो हम अब देखेंगे। कब हम बोलेंगे कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं उसमें यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब क्या है, जैसे नाम है वैसा काम है। यूनिक मतलब भाई यही दो आंसर मिलेगा, 50 बार सॉल्व कर लो, 50 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर लो, जो आंसर हमें फर्स्ट मेथड से मिला है हर बारी वही मिलेगा, यूनिक है ना। इनफाइनाइट मतलब क्या, मतलब ऐसे इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन के हम काउंट भी नहीं कर सकते। एंड नो सॉल्यूशन मतलब क्या, कि आप रात दिन बैठे रहो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो गाइज ऐसा सिचुएशन कब आता है, चलो सबसे पहले मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन का बेसिक जनरलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरलाइज ढांचा क्या होता है वो बताता हूँ। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइज, सर वेरिएबल के फॉर्म में, बहुत बढ़िया। सर जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, बहुत बढ़िया, है ना। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन वाइज पता है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे जानना है तो पता है वो क्या है, a1x, है ना। लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आप इज इक्वल टू सी भी बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। बट हाँ मैं जनरली ये लिखता हूँ, यानी इन शॉर्ट आपको ये अगेन ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का। अगर 4 वेरिएबल है तो क्या होगा, सॉरी ये 2 वेरिएबल का, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, तीसरा वेरिएबल इज इक्वल टू डी। या फिर इसी को आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। सर ये डी इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा क्या, अरे वो गाइज वो डी का क्या वैल्यू है प्लस माइनस वो टेंशन मत लो, उसको तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। ये बस मैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। डी इधर आएगा माइनस होगा, मैं इसको मॉडिफाई करके नहीं बता रहा हूँ। ये आप सोच रहे होंगे सर डी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने इसको मॉडिफाई करके ये नहीं बताया है। मैं आपको बता रहा हूँ कई सारी बुक्स में लीनियर इक्वेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एक्स वाई और जेड की टर्म एलएचएस में और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, देखो डी उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच है नहीं, वो आरएचएस में। तो कई सारी बुक में आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया होता है, और कई सारी बुक में ये दिया होता है जहाँ पे अगेन एक्स वाई और जेड की टर्म तो एलएचएस में ही है, साथ में कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी एलएचएस में ले लिया, और आरएचएस कंपलसरी किसके फॉर्म में है, 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने इसको मॉडिफाई करके ये नहीं बताया है, नहीं तो आप सोचोगे सर ये डी इधर आएगा तो माइनस होगा, नहीं। मैं बता रहा हूँ कई सारी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है और कई सारी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, चमका। सो अगर मान लो अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अब मुझे बताओ ए निकाल जाएगा, यस। ए हम किसको बोलते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को, तो 2, बी किसको, वाई के कोएफिशिएंट को 3, सी किसको, जेड के कोएफिशिएंट को 4, एंड डी किसको, कांस्टेंट कोएफिशिएंट जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं, तो कितना है 5 ना, सिर्फ 5 नहीं -5। देखो साइन देखो, ये पॉजिटिव इसलिए +2 +3 +4 देखो सब पॉजिटिव, यहाँ माइनस इसलिए डी हम क्या बोलेंगे, डी हम बोलेंगे -5। तो जब हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा हम इससे कंपेयर कर लेंगे, जब हमें इक्वेशन ऐसे दिया होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -5, है ना। जब हमें ऐसे दिया होगा तो हम बोल देंगे x2 y3 c4 एंड गाइस d कितना -5। हमें दिख रहा है कि ये इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसलिए मैंने इससे कंपेयर किया। ठीक है, मान लो आपको इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ना देते हुए ऐसे दे दिया, कोई टेंशन नहीं, इस वाले से कंपेयर करो। अगेन ए कितना 2, बी कितना 3, सी कितना 4, और डी के जगह देखो बराबर क्या है -5, डी के जगह बराबर -5 ही आया है। ठीक है, तो गाइज सो बात की एक बात, लीनियर इक्वेशन को हम एक तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट आरएचएस में या फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट एलएचएस में लेकर आरएचएस 0 कर देते हैं। कई सारी बुक में ये होता है, कई सारी बुक में ये होता है। अब हमें इक्वेशन अगर ऐसे इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो इससे कंपेयर करके एबीसी निकाल लो, डी निकाल लो, है ना। और अगर हमें इक्वेशन
इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, तो फिर इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर करो। कम ऑन, ठीक है। चलो देखो, ये जानना जरूरी है। आप बोलोगे सर क्या छोटी सी बात कब से बता रहे हो, ये जानना जरूरी है। ए क्या, बी क्या, ये कहाँ से समझे, ये जानना जरूरी है गाइस आपको, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल का बताया। उसी तरह आप समझ गए होंगे कि 2 वेरिएबल में भी कई सारी बुक में इस तरह से है, तो कई सारी बुक में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर इज इक्वल टू 0 फॉर्म में, इससे कंपेयर करो abc मिल जाएगा। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में है, तो इससे कंपेयर करो abc मिल जाएगा। चलो नाउ गाइज, अब आते हैं मेन। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब मैं बात करता हूँ तीन बातों की, कि कब मैं, है ना, 3 बातें कौन कौन सी, यूनिक। कब मैं बोलूँ कि सॉल्यूशन इज यूनिक, कब मैं बोलूँ कि सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, और कब मैं बोलूँ कि सॉल्यूशन इज नो, यानी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट गाइज। या फिर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, मतलब रिवर्स कर देता हूँ। पहले नो बताता हूँ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, है ना, टेंशन मत लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। पहले नो बता दो, बाद में इनफाइनाइट बताता हूँ। चलो गाइज, अब उसके लिए 2 लीनियर इक्वेशन लेना होगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन। मैं 2 वेरिएबल का लूँ या 3 वेरिएबल, ऑफकोर्स 2 वेरिएबल का ले रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा फेमस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ज़्यादा फेमस है वही लूंगा। सो L1 कितना, तो अगेन ये रिप्रेजेंटेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इज इक्वल टू व्हाट, c1, है ना। मैं इस फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, इस फॉर्म में ले रहा हूँ। अगेन गाइज, L2 कितना आएगा, a2x b2y इज इक्वल टू c2। तो समझ गया होगा आप, a1 a2 क्या है, इन दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन, फर्स्ट में b1 सेकंड में b2, एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट, फर्स्ट में c1 सेकंड में c2। कम ऑन गाइज, अब मैं कब बोलूं कि ये जो 2 इक्वेशन है, ये जो 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके जो सॉल्यूशन मिलेगा। अगेन गाइज याद करो, सॉल्यूशन मतलब मैंने क्या बोला है, x की वैल्यूज एंड y की वैल्यू, यानी जो इस इक्वेशन में वेरिएबल है, कौन कौन है वेरिएबल इसमें, x एंड y। तो जो वेरिएबल है वो आपको यूनिक सॉल्यूशन देंगे, यानी वो आप 50 बार अलग अलग मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, ऑप्शन से करो, आपको सेम आंसर आएगा हर बार, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिक। तो वो कब होगा गाइस पता है, जब ये a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो से मैच ना करे। गाइस जो a1 a2 यानी x के कोएफिशिएंट का रेशो है और b1 b2 y के कोएफिशिएंट का रेशो है, वो अगर मैच नहीं करेगा तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक। इसमें c1 c2 का कोई मैटर नहीं करता, c1 c2 सेम हो अलग हो, किससे मैच करो ना करो, डजंट मैटर, c1 c2 का मैटर नहीं करता। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, यूनिक सॉल्यूशन की, a1 a2 और b1 b2 पे, यानी x और y के कोएफिशिएंट, और वो भी क्या, x के कोएफिशिएंट का रेशो। ऐसे याद रखो, a1 अपॉन a2 क्या है, x के कोएफिशिएंट का रेशो और y के कोएफिशिएंट का रेशो ये सेम ना हो। अगर वो सेम नहीं है तो सॉल्यूशन इज यूनिक। गाइस देखो सिंपल है, अगर मैं ये इक्वेशन लूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। गाइज मुझे बताओ यहाँ अगेन, अगर मैं इसको अपने नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करूँ, है ना, तो अगेन यहाँ पे a है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो इसके कोएफिशिएंट को मैं a1 बोल देता हूँ। a1 कितना है, a1 यानी x का कोएफिशिएंट 1 बराबर, b1 यानी y का कोएफिशिएंट 1। नाउ a2, ये तो हुआ फर्स्ट इक्वेशन। जैसे मैं a2 और b2 की बात करूंगा, a1 b1 यानी फर्स्ट इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट। नाउ a2 एंड b2 जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x और y का, तो x का कोएफिशिएंट 1 है एंड y का कोएफिशिएंट -1। माइनस है, सिर्फ गलती से हड़बड़ी में बस 1 मत बोल देना, 1 तो है लेकिन माइनस है, तो -1। गाइज मुझे बताओ यहाँ a1 और a2 का रेशो और b1 और b2 का रेशो क्या सेम है, नहीं। a1 अपॉन a2 कितना, 1 अपॉन 1 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -1। गाइज ये 1 है, ये -1 आएगा, ये इक्वल है नहीं। तो 100% अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको गाइज x और y की यूनिक वैल्यूज मिलेगी, यूनिक, है ना। देख लो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, क्योंकि देखो यहाँ y और y का कोएफिशिएंट सेम है बट अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमने अगेन फर्स्ट पार्ट में सीखा है। जिसने मिस किया, जिसको ये बिल्कुल नहीं आता देख लेना, जिसको आता है कम ऑन गाइस। तो फर्स्ट पार्ट में देखा है, अगर अपोजिट साइन है सेम कोएफिशिएंट के साथ तो ऐड कर दो, सो x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई एडिशन में कट जाएगा, एंड 5 प्लस 7 2। ऐड कर रहे हैं तो इनको भी ऐड किया, इनको भी ऐड किया, और ये एडिशन कैंसिल हुआ तो x मिल गया आपको 7/2।
यानी कि 3.5। और अगर ये 3.5 मैं इक्वेशन 1 में रखूँ या 2 में रखूँ, मान लो इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, देखो x की वैल्यू 3.5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इधर जाके प्लस हो गया, 2 इधर आके माइनस हो गया, 3.5 माइनस 2 1.5। देखो गाइज x की आपको यूनिक वैल्यू मिली 3.5, y की आपको यूनिक वैल्यू मिली 1.5। और ये मैंने किससे सॉल्व किया, ये मैंने सॉल्व किया एलिमिनेशन से। मैंने पहले y को एलिमिनेट किया, x निकाला, और फिर वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, y निकाला, है ना। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाली, y निकाला। गाइज आप अगर सब्सटीट्यूशन से भी जाओ तो भी आंसर आपको यही मिलेगा, ट्राई कर लेना, है ना। इसी को तो यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं ना, कि आप 50 बार अलग अलग मेथड से ट्राई करो, 50 लोगों को अलग अलग ट्राई कराओ, सेम इक्वेशन, सबका आंसर सेम आएगा, पूरे 50 लोगों का आंसर सेम आएगा इसके लिए, अगर वो करेक्ट कर रहे हैं तो। यूनिक क्यों, क्योंकि ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हुई कि a1/a2 एंड b1/b2 आर नॉट इक्वल। ये दो रेशो x और y के कोएफिशिएंट का सेम नहीं है, और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो सॉल्यूशन इज यूनिक। खत्म गाइस। तो ये हुआ कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। नाउ कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। गाइस अगेन ये दो इक्वेशन है, a1x b1y c1, a2x b2y c2। कब हम नो सॉल्यूशन बोलेंगे गाइस, नो सॉल्यूशन तब आएगा जब a1 a2 b1 b2 सेम है बट वो c1/c2 से सेम नहीं है। a1 a2 b1 b2 तो सेम है, लेकिन c1 और अपॉन c2 से सेम नहीं है। ये दो रेशो तो सेम है, जैसे कि यहाँ पे ये दो रेशो ही सेम नहीं है, c1 c2 का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे यूनिक में। लेकिन नो सॉल्यूशन में ये दोनों रेशो x के कोएफिशिएंट का y के कोएफिशिएंट का सेम है, लेकिन गाइज c1 c2 से मैच नहीं कर रहा है, तो ये कहलाता है नो सॉल्यूशन। गाइज इन इक्वेशन को आप 50 बार सॉल्व करना आप निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि मुझे बताओ, यहाँ पे अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा ये। अगर आप इन दोनों में माइनस भी करो, आप सोचेंगे सर माइनस कर लेते x हट जाएगा, अरे y भी तो हट रहा है सिर्फ x हट रहा है क्या? अगर आप माइनस करोगे, देखो यहाँ पे a1 क्या है 1, है ना, a2 क्या है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2। नाउ b1 क्या है, b1 यानी y का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन 1, b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन 1। गाइस देख लो, क्या a1/a2 है ना, इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू b1/b2 है, यस। एंड क्या ये c1/c2 यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट से मैच कर रहा है? नहीं, ये 1 है, ये 1 है, दोनों इक्वल है, लेकिन इससे इक्वल नहीं है। गाइज इसको अगर आप माइनस भी करो, दोनों कैंसिल हो रहा है, सिर्फ x कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है। अगर आप प्लस भी करो तो ये देखो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, यानी दोनों बच रहा है। माइनस करो, दोनों कैंसिल, फिर निकालेंगे क्या? नो सॉल्यूशन। प्लस करो, दोनों मिल रहा है, फिर निकालेंगे क्या? नो सॉल्यूशन। समझ रहे हो गाइज? तो ये ऐसे इक्वेशन जहां a1/a2 x के कोएफिशिएंट, b1/b2 y के कोएफिशिएंट, ये रेशो तो सेम है, लेकिन वो c1/c2 से मैच नहीं कर रहा है, इसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन। एंड गाइस पता है, ये नो सॉल्यूशन को एक और चीज बोली जाती है, प्लीज ये ज्यादा समझो, ये ज्यादा समझो, क्योंकि क्वेश्चन में कई बारी नो सॉल्यूशन नहीं मेंशन होता है, ये वाली कंडीशन मेंशन होती है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, पैरेलल लाइंस। गाइस दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। ये जो अभी लिखा है ना, ये होता है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। a1 a2 b1 b2 का रेशियो सेम, विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज कॉल्ड एज नो सॉल्यूशन का कंडीशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल लाइन। ये दो लाइन, गाइज अगेन लाइन हमेशा लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है। अगेन वो चीजें हम देखेंगे ज्योमेट्री में और आराम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो गाइज ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड इक्वेशन सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइज ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगी 100%। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सॉल्यूशन तो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नो सॉल्यूशन। साथ में ये दोनों लाइन, दोनों लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मान लो ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों गाइज, ये दोनों जो है ये पैरेलल रहेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। एंड गाइज नाउ थर्ड, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट देखो अगेन, a1x b1y c1, a2x
B2y C2। चलो, सो A1x B1y C1, A2x B2y C2। एंड गाइज पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब अगेन A1 A2 B1 B2 तो सेम है। अब आप बोलोगे सर फिर ये तो यहाँ भी था, ये तो यहाँ पर भी था, लेकिन गाइज यहाँ पर हमने क्या बोला था? विच इज नॉट इक्वल टू C1 C2, लेकिन यहाँ पर C1 और C2 भी सेम है। यहाँ क्या था? नॉट इक्वल। यहाँ क्या था? इक्वल। इन शॉर्ट गाइज x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का रेशियो अगर तीनों सेम है तो वो कंडीशन होती है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी को लाइन के फॉर्म में बोला जाता है ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग लाइंस। जैसे ये कौन सा कंडीशन हुआ? नो सॉल्यूशन, मतलब ही कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। उसी तरह गाइज ये होता है कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग लाइंस। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली लाइंस ऐसे दिखती है गाइज। अगेन मैं इसको बोल दूं लीनियर इक्वेशन, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन। तो गाइज ये है L1 एंड ये है L2, बट पता है ये L2 कहाँ आएगा? L2 यहाँ कहीं नहीं होगा गाइज। L2 होगा एग्जैक्ट इसी को ओवरलैपिंग, इसी को ओवरलैपिंग, जो L1 है उसी को ओवरलैपिंग L2 ये होता है। यहाँ पे आपने देखा ना पैरेलल अलग अलग था, जहाँ पे C1 C2 सेम नहीं है इन दो रेशो के, बट गाइस जहाँ C1 C2 भी इनके बराबर है वहाँ पे ये दोनों लाइन एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। इनफाइनाइट मतलब क्या? देखो जनरली सॉल्यूशन मतलब क्या? यहाँ पे लाइन पता है कैसे मिलती है? ऐसे एक ही जगह मिलती है। अगेन ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन है। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में देखोगे, बट फिलहाल यहाँ पे समझो कि स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन भी लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, बट हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे तो पता है यूनिक सॉल्यूशन कैसे लाइन रिप्रेजेंट करता है? ये मान लो L1, ये L2, ये कहीं तो एक ही जगह इंटरसेक्ट होगा, एक ही जगह इंटरसेक्ट। देखो अब इसी को मैं आपको लाइन के फॉर्म में समझा रहा हूँ। यूनिक मतलब क्या? एक ही जगह इंटरसेक्ट, यानी इनका सॉल्यूशन एक ही है, वो है इस पॉइंट पे जहां पे वो इंटरसेक्ट होती है। सॉल्यूशन मतलब क्या? एक्स वाई की वैल्यूज, ये मैंने आपको अलजेब्रा के फॉर्म में बताया, लेकिन अब ज्योमेट्री के फॉर्म में सॉल्यूशन मतलब क्या? जहां पे वो दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, ये भी एक लाइन होती है, ये भी एक लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन, और जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट होती है ये होता है सॉल्यूशन। तो जब एक जगह इंटरसेक्ट करे, एक जगह मात्र, आगे देखो इसको कितना भी बड़ा करो, इसको कितना भी बड़ा करो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो गाइज ये होता है यूनिक, एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे पैरेलल है, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। आप चाहे जितना इसको बढ़ा लो, चाहे जितना L2 को बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। एंड ओवरलैपिंग मतलब क्या गाइज? ये इनफाइनाइट पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है ना। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे वो एक जगह अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक, यानी सिंगल सॉल्यूशन, नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है ना पूरी तरह, ओवरलैपिंग, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। तो इन शॉर्ट गाइस कंडीशन समझ गई आपको। अब जब भी आपको पूछा जाएगा कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो दोनों में जो x का कोएफिशिएंट है और y के कोएफिशिएंट है उनका रेशो मैच नहीं होना चाहिए। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन, तो x y का रेशो तो सेम होना चाहिए, लेकिन वो C1 C2 से यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रेशो से मैच ना करे। और जब भी आपको बोला जाएगा ओवरलैपिंग लाइन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो गाइज ये तीनों रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कंडीशन फॉर यूनिक, दिस इज नो एंड दिस इज इनफाइनाइट। नो मतलब ही क्या? पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इस तरह की लाइन एक जगह बस इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पे क्या होता है? ओवरलैपिंग लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो गाइस कम ऑन, आते हैं अब क्वेश्चन पे, है ना। फटाफट एक दो क्वेश्चन देखो, फिर डेटा सफिशिएंसी एंड फिनिश। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो दो इक्वेशन दे दिए। अब इसमें तीन वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल ही फेमस है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k निकालना है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। गाइज सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पढ़ के भावुक मत हो जाओ, है ना। जनरली एग्जाम प्रेशर में ऐसे ही होता है, बस हम यूनिक सॉल्यूशन पे ध्यान जाता है। अरे इसने क्लियर बोला है नॉट हैव, नॉट हैव मतलब गाइज मुझे बताओ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है A1 A2 और B1 B2 का रेशियो मैच ना हो, मैच ना हो। बट उसने यूनिक सॉल्यूशन को नहीं होना बोला है।
अगर यूनिक सॉल्यूशन बोला होता तो मैं ये कंडीशन देख रहा होता, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन बोला होता तो ये कंडीशन इज द यूनिक सॉल्यूशन, बट वो बोल रहा है उसको यूनिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो गाइज अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आप देख लो यूनिक सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन जहां पे a1 a2 b1 b2 का रेशियो सेम नहीं है। बाकी देखो नो सॉल्यूशन में भी a1 a2 b1 b2 का रेशियो सेम है, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी a1 a2 b1 b2 का रेशियो सेम है। फॉरगेट अबाउट c1 c2, बट ये रेशियो देखो दोनों में सेम है, सिर्फ यूनिक में वो सेम नहीं है। और उसने अगर यूनिक बोला होता तो मैं बोल रहा होता कि चलो मुझे रेशियो सेम नहीं चाहिए, लेकिन उसने बोला यूनिक नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे रेशियो सेम चाहिए। मतलब गाइज ये जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा ना लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस होती है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखोगे तो। और वो लीनियर इक्वेशन ये अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए तो हम तब ये कब मानेंगे, जब a1 a2 यानी x का कोएफिशिएंट, ये रेशियो 3 यहाँ पे a1 और a2 क्या हुआ k, और b1 b2 तो 4 एंड 12 ये रेशियो अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं रहेगा। इक्वल अगर नहीं होता तो यूनिक होता, लेकिन अगर इक्वल है, जो मैंने बताया अगर इक्वल है तो गाइज ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। यूनिक तो बस इतना है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये यूनिक नहीं है। बस इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू के 4k, 12 इंटू 3 36, तो k इज इक्वल टू 9, फिनिश। यही तो पूछा था आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस टू इक्वेशंस आर नॉट यूनिक। नॉट यूनिक यानी ये कंडीशन, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली k की वैल्यू है 9। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट अगला सवाल। तो ये तो सिंपल एक क्वेश्चन 5 था। नाउ क्वेश्चन 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइंस ऑफ इक्वेशन, अगेन k पूछा है आपको, द लाइंस ऑफ इक्वेशन पहला ये दे दिया है, ठीक है, दूसरा ये दे दिया है। अगेन अब देखो इस बार आपको जो इक्वेशन दिया वो किस फॉर्म में दिया है गाइस, इस बार आपको जो इक्वेशन दिया है वो आपको इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में दिया। बट अब ऐसे इक्वेशन देख के आप टेंशन ना लो, डरो मत, ये भी एक उसका रिप्रेजेंटेशन ही होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ a मतलब ये है k-1 का ब्रैकेट, b मतलब कौन है 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और c मतलब -2, c मतलब -2। अगेन यहाँ पे ये a है, ये -3b है, और 1 यानी c है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये कौन से वैल्यू ऑफ k के लिए दो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। गाइस पैरेलल की क्या कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है a1 बाय a2 b1 बाय b2 सेम चाहिए, जो c1 बाय c2 से मैच नहीं करनी चाहिए, है ना, नहीं करनी चाहिए, तो खत्म। अब यार मुझे k निकालना है, क्वेश्चन ने पैरेलल है बोल दिया है, तो बस अब मैं इसमें से कोई भी एक इक्वालिटी ले लूँ, है ना, a1 a2 की b1 b2 से ले लूँ, या फिर ये इनइक्वालिटी लूँ। बट ये लेके क्या करोगे, इनइक्वालिटी से आपको एक आंसर थोड़ी मिलता है ना k का, आपको ये मिलता है कि k क्या नहीं हो सकता। नॉट इक्वल से आपको क्या मिलेगा कि k क्या नहीं हो सकता, हमें वो नहीं चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं इक्वालिटी वाला कंडीशन लूँ। तो इक्वालिटी वाली कंडीशन क्या है, a1, तो a1 कितना k-1 अपॉन a2 यानी k-2, है ना, x के कोएफिशिएंट है a1 a2, ये किससे मैच होना चाहिए, b1 यानी यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो कि प्लस साइन के साथ लो, +1 कुछ नहीं मतलब, और यहाँ -3, फिनिश। सॉल्व कर लो यार, 1 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन -3 इस पूरे ब्रैकेट को 1 ने तो किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब -3 इस पूरे ब्रैकेट को -3 इंटू के -3 के माइनस इंटू माइनस क्या हुआ +3, फिनिश गाइस। -3 के इधर आया प्लस हो गया, सो k +3 के 4k, -2 उधर गया प्लस हो गया 5, सो k कितना मिला 5/4, दैट्स इट, ऑप्शन बी 5/4। चमका। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट टॉपिक है इक्वेशन, बट ये अगेन क्या है, बुनियाद फाउंडेशन है अलजेब्रा की, तो समझो इन छोटी छोटी बातों को। गाइज नाउ लास्ट स्टेप जो कि हर टॉपिक में हम ले रहे हैं, डेटा सफिशिएंसी, जो जीमैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है, जिसमें अगेन बार बार बता चुका, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। एक मेन क्वेश्चन होगा, 2 स्टेटमेंट होगी, पूरा क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट से सॉल्व हो रहा है, सेकंड की जरूरत नहीं, तो सेकंड से सॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट से हो रहा है, तो ए इज द आंसर, है ना। एक बार बस ऑप्शन याद दिला देता हूँ। बी कब बोलेंगे, जब सिर्फ सेकंड से सॉल्व हो रहा है, फर्स्ट से नहीं हो रहा। सी कब बोलेंगे, सी बोलेंगे जहां पे हमें दोनों का डेटा टुगेदर मर्ज करना पड़ रहा है, सिर्फ फर्स्ट से भी नहीं, सिर्फ सेकंड से भी नहीं, लेकिन दोनों के डेटा को मर्ज किया तो हो रहा है, तो सी। डी कब बोलेंगे, फर्स्ट से भी
अलग से इंडिविजुअली सॉल्व हो रहा है, सेकंड से भी इंडिविजुअली सॉल्व हो रहा है ना, दोनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं, इंडिविजुअली फर्स्ट से भी सॉल्व हो रहा है, इंडिविजुअली सेकंड से भी, यानी इधर और दोनों अलोन सफिशिएंट, दोनों अलोन सफिशिएंट है तो डी बोलेंगे, और ई कब बोलेंगे, जब दोनों को मर्ज कर दो फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो ई बोलेंगे। कम ऑन गाइस, फटाफट एक दो क्वेश्चन एंड एंड ऑफ द गेम। आपको पूछ रहा है क्या y की वैल्यू 3 है, इज y इज इक्वल टू 3, क्या y की वैल्यू 3 है, चेक करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, y माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। गाइस बच्चा भी बोल देगा अखियों से, आंखों से बोल देगा कि यार इससे तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी दो वेरिएबल है, यहाँ ऑलरेडी दो दो वेरिएबल है, तो मैं कैसे बता दूं, यहाँ मैं कैसे बता दूं कि y 3 रहेगा। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँ, ब्रैकेट सॉल्व करूँ, y इंटू एक्स एक्स वाई वाई, हालांकि करने की जरूरत नहीं है ना, करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना आंखों से समझ रहा है आपको, कि अगर मैं इसको फर्दर ब्रैकेट सॉल्व भी करूँ तो दो इक्वेशन, सॉरी ये दो वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, दो वेरिएबल के फॉर्म में, तो y की वैल्यू मैं 3 कैसे बताऊंगा। चलो 1 तो सफिशिएंट नहीं है ना, पूरी जान पहले 1 पे लगाई, अब पूरी जान 2 पे लगाओ, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बोला है, बहुत बढ़िया, इससे मुझे x की वैल्यू तो मिल गई। गाइज x माइनस 4 0, उससे x की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन उसने जो पूछा क्या y 3 है, ये मुझे अभी भी सेकंड से नहीं समझ रहा। मैंने क्या बोला, पहले पूरी जान फर्स्ट पे लगाओ, अब पूरी जान सेकंड से लगा के देखो कि क्या सिर्फ सेकंड इनफ है, नहीं, सेकंड से x की वैल्यू तो पक्का मिल गई, लेकिन y अभी भी नहीं मिल रहा। तो गाइज इतना तो पक्का कि सेकंड भी, फर्स्ट इंडिविजुअल नॉट सफिशिएंट, सेकंड इंडिविजुअल भी नॉट सफिशिएंट, है ना। फर्स्ट पे पूरी जान लगा दी, नहीं हुआ, सेकंड पे पूरी जान लगा दी, नहीं हुआ, तीसरी स्टेप क्या है, थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, अब दोनों को मर्ज करो। अगर मैं दोनों को मर्ज करूं तो x अगर मुझे 4 मिल गया है वो मैं यहाँ रख दूं, गाइस मुझे बताओ अगर मैं यहाँ 4 रख दूं ये क्या हो गया, 0। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं, 4 माइनस 4 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, अरे यार y तो रहा ही नहीं, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, मतलब जो वेरिएबल मुझे निकालना है गाइस वो तो उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आखिरी में, ठीक है। तो मैं कैसे बता दूं कि y 3 है या नहीं है, मतलब आखिरी तक इज y इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहा। इसका सॉल्यूशन मैं ना नहीं दे पा रहा हूँ, ना फर्स्ट से, ना सिर्फ सेकंड से, ना दोनों के मर्ज से। हाँ अगर x का पूछा होता तो बेशक सिर्फ सेकंड से x का आंसर आ गया, लेकिन देखो x की वैल्यू फर्स्ट में, दोनों को मर्ज कर दिया, x की वैल्यू फर्स्ट में रखने के बावजूद आंसर नहीं आ रहा है। मेजोरिटी स्टूडेंट पता है जो थोड़ा ऊपर ऊपर सोचते हैं, ऊपर ऊपर वो देखते हैं कि सर देखो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, यहाँ रख देंगे आंसर मिल जाएगा, यानी दोनों की जुगलबंदी से हो रहा है, यानी दोनों को मर्ज कर दो हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, बोथ टुगेदर सफिशिएंट। नहीं गाइस, आपको अगेन फिर आपने बहुत ऊपर से सोचा, आपने बस देखा x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, यहाँ रख दिया y मिलेगा, बट आपने ये नहीं देखा कि x के साथ कोएफिशिएंट कौन है, x के साथ कोएफिशिएंट 4 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 4 यहाँ रखूँ, 4 माइनस 4 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, y तो बचा ही नहीं, तो निकालोगे कहाँ से, यानी y 3 है या नहीं हमें आखिरी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बचा ही नहीं ना, कुछ तो हो सकता है y, लेकिन क्या वो पता ही नहीं चला आखिरी तक। सो इसका आंसर क्या आएगा गाइज, ई। दोनों को मर्ज करने के बाद भी काम नहीं बन रहा, दोनों को टुगेदर करने के बाद भी नॉट सफिशिएंट। नाउ गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, खत्म, उसके बाद टाटा फिनिश। अ पोल्ट्री फार्म हैज ओनली चिकन्स एंड पिग्स, हाउ मेनी मोर चिकन्स वेयर देयर इन द फार्म। वो बोल रहा है कि इस फार्म में बस पिग्स है एंड चिकन्स है, ठीक है। सो कितनी चिकन्स आर देयर इन द, हाउ मेनी मोर चिकन्स आर देयर इन द फार्म, कितनी चिकन्स ज्यादा है उस फार्म में, ठीक है। सो गाइस टोटल नंबर ऑफ हेड, पहला कंडीशन दे दिया कि भाई मैंने, अगर मैं मान लूँ गाइस कि उस फार्म में टोटल नंबर ऑफ चिकन है x, और उस फार्म में टोटल नंबर ऑफ पिग्स है y, टोटल चिकन्स x, टोटल पिग्स उस फार्म में y। सो गाइस क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है टोटल हेड, मैं गया उस फार्म में, सारे चिकन पिग थे, मैंने हेड काउंट किए, मेरे को 200 मिले। सो गाइस हेड काउंट से 200 मिले, इससे क्या मुझे समझ रहा है कि कितने चिकन ज्यादा है देन पिग्स, कितने मोर चिकन है देन पिग, समझ रहा है, नहीं। इससे मुझे ये समझ रहा है कि टोटल एनिमल कितने हैं, चिकन एंड पिग्स दोनों को मिला लो तो कितने हैं, वो मुझे समझ रहा है। अगर टोटल, क्योंकि इतना तो बच्चा जानता है कि चिकन को भी एक ही हेड होता है, पिग को भी एक ही हेड होता है। सो अगर मुझे टोटल हेड 200 दिख रहा है, इसका मतलब चिकन एंड पिग मिलाकर 200 है, उसमें चिकन पिग से कितना ज्यादा, जो क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी मोर चिकन देन पिग,
वो नहीं समझ रहा। लेकिन हाँ, इससे कंडीशन मिल गई, टोटल नंबर ऑफ चिकन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ पिग्स आर 200, आर 200। नाउ टोटल नंबर ऑफ लेग्स, पहला हेड का कंडीशन दिया, नाउ सेकंड लेग्स का। गाइज मुझे बताओ, जैसे हेड मैंने आपको बताया एक एक होता है चिकन एंड पिग में, उसी तरह लेग्स कितने होती है, चिकन में 2 एंड पिग्स में 4। देखे होंगे ना, चिकन में 2 होती है ना, और पिग्स में 4। इसके लिए तो गूगल नहीं करना पड़ेगा ना। एंड डोंट वरी गाइज, कभी कभार वो ऐसे अजीब एनिमल का नाम दे देता है ना जो हमने कभी सुना नहीं है, तो वो ब्रैकेट में मेंशन भी कर देता है कि इस एनिमल को 2 लेग्स होते हैं, इस एनिमल को 4 लेग्स होते हैं, है ना। हेड तो मोस्टली एक ही होता है, बट हाँ लेग्स के बारे में मेंशन कर देता है, सो डोंट वरी। बट ये तो कॉमन है यार, डे टू डे लाइफ के। तो गाइज अब मुझे बताओ, टोटल लेग्स जब मैंने लेग्स काउंट किए तो 540 मिले। अब मुझे बताओ, एक चिकन को 2 लेग्स होते हैं, एक को 2 होते हैं, तो 4 चिकन को कितने होंगे, 2 इंटू 4। 8 चिकन को कितने होंगे, 2 इंटू 8। 15 चिकन को कितने होंगे, 2 इंटू 15। तो एक्स चिकन को कितने होंगे, 2 इंटू एक्स। लेकिन ये तो सिर्फ चिकन के लेग्स है, उसने टोटल लेग्स बोला है, तो उसमें पिग्स के भी आएंगे। अब एक पिग को 4 होते हैं, तो वाई पिग्स को कितना, 4y इज इक्वल टू 540। गाइज अब इसको भूल जाओ, हमने इसको पूरा जान लगाया, सॉल्व हो रहा है नहीं। अब सिर्फ इसको देखो, सॉल्व हो रहा है नहीं, ऑफकोर्स नहीं, देख के क्लियर हो रहा है नहीं। लेकिन गाइज अब देख के ये भी क्लियर हो रहा है कि दोनों को अगर मर्ज कर दूं तो क्या सॉल्व होगा, यस अब सॉल्व होगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी आपने कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन देखी है ना, एक्स एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो आ रहा है 1/2, वाई वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो आ रहा है 1/4, इक्वल है नहीं, मतलब सॉल्यूशन भी यूनिक मिलेगा, है ना। तो गाइज पिछले एग्जाम्पल की तरह नहीं कि जो निकालना था वही गायब हो गया, है ना, इस एग्जाम्पल की तरह। तो यहाँ तो हमें आराम से मिल जाएगा। और गाइज मैंने कहा है, डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे बस इस माइंडसेट तक आ जाओ, इस कंक्लूजन तक आ जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सिर्फ फर्स्ट से, सिर्फ सेकंड से, दोनों से इंडिविजुअली, दोनों से टुगेदर, या बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ तक भी आपका माइंडसेट आ गया, कंक्लूजन आ गया, इनफ है। क्या आंसर आया किसी ने नहीं पूछा, निकालना है तो प्रैक्टिस के लिए निकाल लेना और कमेंट करना कि क्या आंसर आया, ठीक है। मैं टाइम पास नहीं करूंगा, आपने भी नहीं करना है एग्जाम में, हाँ प्रैक्टिस के लिए करना है। तो 2 इक्वेशन है, सॉल्व करो, बता दो कितने चिकन कितने पिग्स, और चिकन पिग से कितने ज़्यादा, ठीक है गाइस। तो यस एग्जाम में लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। चमका, किसी को कोई डाउट, एकदम इजी क्लियर है ना। तो बस यही चीज़ें होती है गाइस, यहाँ पे तो सिर्फ ये सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ये सॉल्व नहीं होगा, बट ये देख के क्लियर हो रहा है, 2 इक्वेशन 2 अननोन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, अब तो ईजी हो गया, है ना। आप यहाँ पे x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y कर दो, या यहाँ लिख दो x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y, कितना हुआ 200 माइनस y। एलिमिनेशन से नहीं, हम किससे जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y 200 माइनस y, यहाँ रख दो 200 माइनस y, ये किसकी वैल्यू हुई, ये हुई x की वैल्यू, प्लस ये 2y एज इट इज इक्वल टू 270। गाइज ये 200 इधर गया, माइनस हुआ, माइनस वाई प्लस 2y, y हुआ, y अगर 70 मिला तो यहाँ रख दो x की वैल्यू, सो 200 माइनस 70 130। तो देख लो यार, चिकन जो कि 130 आया, पिग्स जो कि 70 आया, और चिकन पिग से कितना ज़्यादा, 60 ज़्यादा, आंसर भी मिल गया। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको ये बात भी याद रखनी है, जस्ट एज अ प्रैक्टिस मैंने करा है कि भाई आपको एक सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो एनीवेज गाइज ये था हमारा आज का पर्पस जो आपने किया, और इस तरह से इक्वेशन अब कंप्लीट हुआ। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देख रहा, अभी भी बोल रहा हूँ, अपनी स्पीड से, ज़्यादा कम फास्ट नॉर्मल, आपको जैसे देखना है देखो, बट देख लो एक बार, फटाफट गो थ्रू कर लो, उसकी डीपीपी देख लो। उस डीपीपी के कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे तब नहीं बने होंगे, लेकिन अब बन जाएंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट अब आए, तो वो डीपीपी भी बन जाएगी और ये वाली डीपीपी भी बन जाएगी। तो यस गाइस, 3 वेरिएबल के वो चालाकी वाले क्वेश्चंस, देन हमने कंडीशन फॉर यूनिक, इनफाइनाइट, जिसमें हमने क्या देखा, अगेन ओवरलैपिंग लाइंस, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस, ठीक है, और साथ में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। दैट्स ऑल गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर इक्वेशन, ठीक है। पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।